नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एड्यूटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं डीएलएड 2018 बैच के लिए चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट। और जो आज का हमारा विषय है वो है शांति, शिक्षा एवं सतत विकास। देखिए 25 नंबर का पेपर होता है, तो इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि पेपर पैटर्न कैसा होता है, पेपर में डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, किस तरीके के प्रश्न होते हैं, कितने अंक के होते हैं और कितना समय होता है। तो सारी चीज़ें इस प्रैक्टिस सेट में आपको मालूम चल जाएंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इंटर्नशिप का नोटिस आ चुका है, आपके प्रमोट का नोटिस आ चुका है, परीक्षाओं का नोटिस आ चुका है कि 20 अक्टूबर महीने में होनी है। तो अब आपके पास समय जो है बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और ये प्रैक्टिस सेट जो है आपके लिए बेहद कारगर सिद्ध होंगे। ऐसे ही हम सभी विषयों के अलग अलग जो है MCQs, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, सारे क्वेश्चन जो आपको लेकर आएंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आपकी कोई शिकायत है, आपकी कोई समस्या है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर 8954094267 पे। आपकी कोई भी समस्या है उसका समाधान तुरंत किया जाएगा। किसी भी विषय का, आपकी BTC चारों सेमेस्टर के किसी भी विषय का प्रश्न आप भेजिए, 1 घंटे के अंदर आपको उसका समाधान मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले इसमें 5 MCQ पूछे जाते हैं। हमने क्या किया, इसमें 2 प्रैक्टिस सेट को शामिल कर दिया है, तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें डबल करेंगे। 10 MCQ होंगे आपके पास। इसी तरीके से जो है 6 जो हैं आपके वेरी शॉर्ट होंगे और 7 शॉर्ट होंगे। तो देखिए MCQ कैसे आते हैं। तो जैसे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है। देखिए, व्यक्तित्व के 5 गुण होते हैं, तो उसमें कौन सा गुण शामिल है। आपके ऑप्शन है सामाजिकता, एकांत प्रियता, स्वार्थपरता या खुलापन। तो देखिए, खुलापन, जिसको हम बोलते हैं ओपननेस, ये है जो व्यक्तित्व के गुणों में शामिल है। ये 5 गुण कौन से होते हैं अभी हम आपको बताएंगे। प्रश्न जो है आगे लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, बंधन का निर्माण होता है खोज से, प्रभाव के नियम से, अनुकूलन के नियम से या खोज और अनुकूलन से। तो देखिए, और बंधन का निर्माण होता है अनुकूलन के नियम से, बाय द लॉ ऑफ अनुकूलन। ठीक है दोस्तों, एडजस्टमेंट या अनुकूलन। उसके बाद अगला प्रश्न है, शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना किसने की। अरविंद घोष ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने या विवेकानंद ने। देखिए, इसका विकल्प सही होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब इसके विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, शांति निकेतन और विश्व भारती, ये 2 ऐसे विद्यालय थे जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किए गए थे। और यहाँ पर जो है छात्रों को प्रकृति के साथ शिक्षा, मतलब खुले वातावरण में और प्रकृति से सीखने का मौका दिया जाता था। तो ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए और जो है अभी भी इनको जो है नाम बदल के ये कलकत्ता में शायद विश्व भारती विद्यालय अभी भी चल रहा है, विश्वविद्यालय। निम्न में कौन सा लोकतंत्र के सिद्धांत हैं। देखिए, लोकतंत्र के सिद्धांत की बात हो रही है, तो पहला है बंधुत्व, जातिवाद, समानता। दूसरा है संतोष, समाजवाद या बहिर्मुखता। तीसरा है स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता या स्वतंत्रता, जातिवाद, समानता। देखिए, अगर लोकतंत्र के सिद्धांतों की बात करें तो इसमें जो है तीसरा विकल्प स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता, दीज थ्री आर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया। वर्ष 2001 से 2010 तक, 2002 से 2011 तक, 1999 से 2008 तक या 2005 से 2014 तक। देखिए, इसका जो विकल्प का उत्तर सही होगा आपका ए, 2001 से 2010 तक। देखिए, दशक 10 ईयर्स का एक पीरियड होता है जो 2001 से 2010 तक घोषित किया गया था। किसके लिए, शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक इसको घोषित किया गया था। ऐसे अगला प्रश्न है, मानवाधिकारों की घोषणा कब की गई। 9 दिसंबर 1948, 11 दिसंबर 1948, 10 सितंबर 1946 या 10 दिसंबर 1948। देखिए, तो इसका विकल्प होगा डी, 10 दिसंबर 1948। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ से काफ़ी प्रश्न जो आपको इसमें शांति शिक्षा में पूछने को मिलते हैं, तो उसका पूरा जो है आप तैयार कर लीजिए कि कब स्थापना हुई, कौन कौन से अंग हैं उसके, मानवाधिकारों की घोषणा कब की गई। ठीक, तो इसका विकल्प होगा 10 दिसंबर 1948। अगला प्रश्न हमारा, शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है, अलग से कक्षा की व्यवस्था, समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है, या हिंदी विषय की कक्षा उपयुक्त होगी, या संस्कृत विषय की कक्षा में दी जा सकती है। देखिए, अगर शांति शिक्षा की बात करें
ठीक है, पीस एजुकेशन। तो ये जो है इसके लिए कोई अलग से घंटा लगाने की या अलग से पीरियड लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये सभी विषयों की कक्षा में दी जा सकती है, ठीक है। तो इसका विकल्प बी सही होगा हमारा, बी विकल्प। 8वां प्रश्न है, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है कैसे? गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्वारा, नैतिकता का पाठ पढ़ाने से, सद्गुणों के विकास से, या उच्च कोटि की प्रार्थना कराकर। तो देखिए, बच्चों को अगर आपको अच्छा नागरिक बनाना है तो सबसे पहली जो चीज़ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, ये विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोण और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक हैं। सामंजस्य किसके बीच? प्रकृति और मानव जगत के बीच, या विद्यालय और समुदाय के बीच, या प्रधान अध्यापक और शिक्षक के बीच, या शिक्षक और छात्रों के बीच। देखिए, जो शांति के लिए शिक्षा दी जाती है वो सामंजस्य बैठाने के लिए दी जाती है। किसके बीच? प्रकृति और मानव जगत के बीच, प्रकृति और मानव जगत के बीच, ठीक है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रणेता हैं कौन? पतंजलि, शंकराचार्य, अरविंद घोष, या बाबा रामदेव। देखिए, अगर योग दर्शन की बात करें तो उसके प्रणेता जो हैं पतंजलि जी हैं, ठीक, और उसी परंपरा को जो है आगे बढ़ा रहे हैं बाबा रामदेव। तो इसका विकल्प जो हमारा सही है पतंजलि। उसके बाद दोस्तों जो है 6 आपको मिलते हैं अति लघु, तो हम इसमें 12 लेकर आए हैं, 2 प्रैक्टिस सेट की तैयारी करवा रहे हैं आपकी। देखिए किस तरीके के प्रश्न आते हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है? देखिए इसका उत्तर क्या हो सकता है। पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा की आवश्यकता का कारण बालक में शांति से संबंधित अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों को उसके कार्य, व्यवहार या आचरण में लाना है, जिससे वह दूसरों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने और शांति मूल्यों का पोषण करने में सक्षम होगा। देखिए निश्चित रूप से जो शांति शिक्षा का उद्देश्य कह लें या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसकी आवश्यकता का मुख्य कारण जो है बच्चे के जो अंतर्निहित गुण हैं, उसकी शक्तियां हैं, उसका कार्य, व्यवहार और आचरण में उनको लाना, जिससे क्या है वो समाज के साथ सामंजस्य बैठा सके। ठीक, आपके मतानुसार शांति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? अगर बात करें कि भाई शांति शिक्षा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन किन गुणों का होना जरूरी है, क्या उसके घटक हैं, क्या उसके कंपोनेंट्स हैं? तो देखिए शांति के प्रमुख घटक जो हैं अहिंसा, सत्याचरण, सहनशीलता, समानता, अनुकंपा, दयालुता, मित्रता, उदारता, खुलापन, आपसी समझ एवं बातचीत, सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार, पूर्वाग्रहों से स्वतंत्रता, वैश्विक भाईचारे का दृष्टिकोण। देखिए वो सारे नैतिक मूल्य, मतलब मोरल एथिक्स जितने भी होते हैं, शांति शिक्षा के लिए सभी आवश्यक हैं। अगर आप किसी भी चीज़ की, एक चीज़ की उसमें कमी कर दें, मान ली धैर्य है, पेशेंस है, ठीक, नियंत्रण है, संयम है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं शांति शिक्षा के लिए। अगला है अहिंसा मूलक समाज की विशेषताएं लिखिए। देखिए अहिंसा मूलक समाज की विशेषता उसके सदस्यों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन से स्पष्ट होती है। ऐसे समाज में अहिंसा, सत्याग्रह, संयमित आचरण, क्षमाशीलता, प्रेम, सहानुभूति, संतोष, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, हिंसा एवं उपद्रव का अभाव इत्यादि का अति महत्व होता है। देखिए अहिंसा मूलक समाज, ऐसा समाज जहाँ पे अहिंसा हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या चीज़ें जरूरी हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं? तो देखिए सत्याग्रह, संयमित आचरण, क्षमाशीलता, प्रेम भाव, सहानुभूति, हिंसा, उपद्रव का अभाव, ये सारी चीज़ें जो है अहिंसा मूलक समाज के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, या कह सकते हैं उसकी विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न, उन कारणों को बताइए जो किशोरावस्था में हिंसा के रूप में प्रकट होते हैं। देखिए किशोरावस्था को संवेगों की अवस्था कहा गया है और उथल पुथल की अवस्था कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इस काल में, इस अवस्था में बच्चे जो है एक ऐसे दौर से गुजरते हैं जिसमें अगर उन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो निश्चित रूप से उनके अंदर कुछ ऐसी प्रवृत्तियां, जैसे हिंसात्मक प्रवृत्ति हो गई, या तमाम सारे ऐसे अवगुण हैं जो उनके अंदर आ सकते हैं। तो क्या कारण है इसके? देखिए किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि विकास होते हैं, सब जानते हैं। फलस्वरूप किशोर में प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, काम संबंधी, जीवन दर्शन,
की आवश्यकताएं प्रबल हो जाती हैं। संतोषजनक पारिवारिक संबंध, विद्यालय कार्यों में पिछड़ापन, साथी संबंधों का अनुचित होना, संचार माध्यमों का अनुचित प्रभाव आदि किशोरों में आवश्यकताओं को पूरा करने में बाधक होते हैं। इससे किशोरों में हिंसात्मक व्यवहार दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जो किशोरावस्था होती है उसमें बच्चा एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता नहीं है, समाज में मतलब खुद को वैल्यू देना, तो ऐसी चीज़ों की उसे ज़रूरत महसूस होती है। अब उसके लिए चाहे वो सही प्रयोग करे या गलत करे, जैसे इंटरनेट का प्रयोग हो गया, जितने भी आपके संचार के साधन हैं उनका प्रयोग हो गया, काम संबंधी भावना, ठीक है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, तो तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर वो उसको नहीं मिलती तो क्या होता है, उससे बच्चे के अंदर हिंसात्मक, तो उसमें देखिए मिलना ना मिलना अलग चीज़ है। जैसे इंटरनेट का प्रयोग आप उसे नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रण रख सकते हैं, नज़र रख सकते हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, ये माता पिता और शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो जो है हिंसात्मक व्यवहार ना अपना पाए। अगला है साइबर बुलिंग का क्या अर्थ है। देखिए ये प्रश्न जो आया हुआ है, साइबर बुलिंग का अर्थ है किसी बच्चे या वयस्क को किसी अन्य बच्चों या वयस्क के द्वारा इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कर प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान किया जाए। इसका बाल मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इन्हें नकारात्मक बना देता है। देखिए साइबर बुलिंग इज़ अ क्राइम, कह सकते हैं क्राइम, साइबर क्राइम है ये, मतलब कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, जो आपके मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, फ़ोन हो गया, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, इनके माध्यमों से किसी बच्चे को या वयस्क को प्रताड़ित करना, प्रताड़ित का मतलब मानसिक रूप से, तो दैट इज़ कॉल्ड साइबर बुलिंग। उसको क्या बोलते हैं, साइबर बुलिंग बोलते हैं। अगला है अष्टांग योग किसे कहते हैं। देखिए अष्टांग योग सूत्र योग सूत्र में बताए गए 8 होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक, ये प्रश्न आएगा ही आएगा, इसको लिख के रख लीजिए आप, 1 या 2 नंबर में अवश्य आएगा। जो इसमें प्रथम 5 हैं इसके अंग वो बहिरंग कहलाते हैं, और जो अंतिम 3 हैं वो अंतरंग कहलाते हैं। ठीक, अंतरिम अंग। अगला है मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से संचार माध्यमों को संचालित, तो भाई मीडिया के अंदर सभी जानते हैं आप कि भाई समाचार पत्र हो गए, रेडियो हो गया, टेलीफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, फैक्स मशीन हो गई, ये सब आपके क्या हैं, संचार के साधन हैं, मीडिया के साधन हैं। ठीक, जिनसे सूचनाओं का हम क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। बहुत सारे जो आंकड़े होते हैं उनको हम एक दूसरे को भेजते हैं, उनसे जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं। अगला प्रश्न है हिंसा के कौन कौन से प्रकार हैं। देखिए हिंसा के निम्न प्रकार हैं, मौखिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, ढांचागत हिंसा, लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता। ठीक है, तो ये 5 भेद हैं हिंसा के। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व के 5 गुण कौन से हैं। देखिए जो पहला MCQ था उसी का इसमें विकल्प मिल जाएगा आपको। व्यक्तित्व के 5 गुण जो है निम्नलिखित हैं, बहिर्मुखता, चैतन्यता, स्नायु विकृति, खुलापन और सहमति जन्यता। ये व्यक्तित्व के 5 प्रमुख गुण हैं। ठीक, शांति शिक्षा में मूल्य का क्या तात्पर्य है, वैल्यू का क्या वैल्यू है, मतलब वैल्यू का क्या मीनिंग है। तो सामान्य रूप से कह सकते हैं कि मूल्य का तात्पर्य उन लक्ष्यों, विश्वासों, विचारों एवं सुख के तत्वों से है जो जीवन को सार्थक बनाने में सहयोग देते हैं। शांति शिक्षा में मूल्यों का विशेष महत्व। देखिए शांति शिक्षा जो टोटली आपकी डिपेंड करती है, किस पे करती है, एथिक्स पे, मोरल्स पे, आपकी वैल्यूज़ पे। ठीक है, तो अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो आपके जीवन में शांति शिक्षा का कह सकते हैं अभाव है, या कह सकते हैं उसका कोई प्रयोग नहीं हो पाएगा। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब और किस उद्देश्य से हुआ। 12 अक्टूबर 1993 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया था। इसका उद्देश्य क्या था, भारतीय नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता, अखंडता आदि मानवाधिकारों पर बल देना। देखिए मानव अधिकार को अगर हम समझें, ह्यूमन राइट्स, तो किसी इंसान के या किसी मानव जाति के क्या अधिकार हैं। भाई समाज में सबको बराबरी का हक मिला हुआ है, तो किसी को किसी तरीके से प्रताड़ित ना किया जाए वैश्विक स्तर पे, तो उसके लिए ये मानवाधिकार बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसकी जो है 12 अक्टूबर 1993 को भारत में गठन किया गया था, उसका उद्देश्य यही था। उसके बाद है वैश्वीकरण क्या है, तो उदारीकरण, आर्थिक विकास एवं निजीकरण के सामंजस्य की विश्व स्तरीय प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा गया। उदारीकरण, आर्थिक विकास एवं निजीकरण की सामंजस्य की विश्व स्तरीय, मतलब वर्ल्ड लेवल पे अगर ये प्रक्रिया चल रही है, दैट इज कॉल्ड वैश्वीकरण।
ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके वेरी शॉर्ट। उसके बाद आते हैं आपके शॉर्ट आंसर। तो देखिए शॉर्ट आंसर मैं जैसे हर वीडियो में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता दूंगा, उसके आंसर जो आपको खुद ढूंढने हैं, खुद तैयार करने हैं। क्वेश्चंस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन प्रश्नों को जो है बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपको इस प्रैक्टिस सेट से कम 5 से 10 नंबर की चीज़ें अवश्य मिलेंगी। तो कैसे प्रश्न आते हैं, शांति शिक्षा की आवश्यकता का क्या औचित्य है, इस पर प्रकाश डालें। अगला प्रश्न है, बच्चों की स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ाने के लिए परिवार की क्या भूमिका है। अगला प्रश्न है, अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए शिक्षक के रूप में जो रणनीतियां हैं, किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के बाधक तत्व कौन से हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्वों का वर्णन कीजिए। अगला है, नैतिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, समझाइए। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए। किस पे, मनोवैज्ञानिक हिंसा, अनुबंधन या पर्यावरणीय संतुलन हेतु सतत विकास। ठीक। अगला है, सतत विकास से आप क्या समझते हैं, सतत विकास की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। 31वां प्रश्न है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब एवं किस उद्देश्य से की गई। अगला प्रश्न है, शांति शिक्षा की अवधारणा बताइए, शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। 33वां प्रश्न, व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास का संबंध स्पष्ट कीजिए, व्यक्तित्व के कौन कौन से प्रमुख गुण होते हैं। बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता एवं परिवार के सदस्यों के योगदान का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है, हिंसा क्या है, हिंसा के कारणों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा द्वारा शांति स्थापना पर संक्षिप्त लेख लिखिए। देखिए ये 14 प्रश्न दिए हैं, जिसमें से 7 प्रश्न आते हैं। तो ये 14 प्रश्न हमने 2 प्रैक्टिस सेटों को शामिल किया था इसमें, तो ये 14 प्रश्न जो है आपके हो गए। तो दोस्तों ये हो गया आपके पूरा वीडियो। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे से लगा लीजिए। देखिए हम अभी आपके लिए फिर से 1-2 प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, तो इसको आप अच्छे से लगा लीजिए। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप अपनी परेशानी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।